हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र के न्यूमेरिकल। आज हम आपके लिए नया पार्ट लेकर आ रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल, तरंग प्रकाश की तथा हाइगेन्स का सिद्धांत। लेसन 6 है आपका फिजिक्स सेकेंड का क्लास 12। आज बात करते हैं हम इस टॉपिक पे, पहले थ्योरेटिकल फिर चलेंगे न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहली बात है इसमें प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति समझना है, केवल अच्छा लगे कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, लिखते जाएं साथ में, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश कैसा होता है, इसका व्यवहार कैसा होता है। नेचर का मतलब यही तो होता है किसी इंसान का व्यवहार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक ठाक है, काम चलाऊ है। तो प्रकाश का व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो प्रकाश की सबसे पहली चीज आपकी है जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये हमने आपको पहले लेसन में बताई थी फर्स्ट पार्ट में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, ठीक है। और क्या करती है, यदि हम किसी सुग्राही थर्मामीटर को धूप में रख दें जाकर, जिससे बुखार नापते हैं, शरीर गर्म होता है तो पारा चढ़ जाता है, उसमें पारा रहता है, तो धूप में अगर रख दें और हम उसमें देखें तो पारा उसका जो होगा वो चढ़ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश में एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा भी है। कैसी ऊर्जा है बेटा? ऊष्मीय ऊर्जा भी है प्रकाश में, ठीक है, या ऊष्मीय प्रभाव भी रहता है। इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। अब प्रकाश की कई सारी कंडीशन होती हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश गेट से आ रहा हो, खिड़की से ना आ रहा हो, आप गेट बंद कर दो जाके कमरे के तो घूम के खिड़की से आने लग जाए। होता है क्या? नहीं होता है। अगर गेट से आ रहा था और गेट बंद कर दिया तो कमरे में रोशनी नहीं आएगी। समझ रहे बात? धूप आ रही थी कहीं से, हमने उसके आगे कोई आड़ कर ली, तो अगर मान लो गाड़ी में बैठे पेपर लगा लिए तो ऐसा नहीं कि ऊपर से आने लग जाए। अगर पेपर जहां लगा लिए वहां से आ रहा तो फिर प्रकाश नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट होता है प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इसका मीन क्या है? निर्वात में भी चल सकता है। क्या कहो? जैसे ग्रह और नक्षत्रों से जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है वो निर्वात से होकर ही गुजरता है। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो कहां से होके आता है? निर्वात से होके आता है। एक रास्ता है निर्वात, ठीक है। समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे हैं? निर्वात मतलब होता है वायु, हवा एक तरह से, और कोई भी प्रकाश हो वो हवा में ही आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जल में नहीं जाएगा। सूरज, आप जमुना जी के अंदर नहा रहे हो तो क्या पानी के अंदर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं? पहुंचती हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, इसका मतलब जल में भी चल सकता है। गाड़ी में कांच लगा होता है तो ऐसा तो नहीं है कांच के अंदर अगर व्हाइट कांच है तो उसके अंदर प्रकाश ना आए, तब भी प्रकाश आता है। यानी प्रकाश कांच में भी चल सकता है, जल में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है। थर्ड पॉइंट इसका हम कह देंगे कि प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होता है। इस लेसन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो ये आपको पता है कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, यानी अगर दो माध्यम हो तो प्रकाश एक माध्यम से गुजरकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जैसे दो पारदर्शी माध्यम रख दो और उनके पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश आप उत्सर्जित हो रहा हो या अपवर्तित हो रहा हो तो आपतन कोण और अपवर्तन कोणों की ज्याओं का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसी में तो आपने पढ़ा था n = sin i/sin r, जिसे कहा था स्नेल का नियम। और इसमें क्या पढ़ा था?
आई बराबर आर के, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। पांचवा है जैसे क्या है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? चलो वर्ण विक्षेपण, ये आपने भी पढ़ा था। ये भी कहाँ पढ़ा था? प्रिज्म के लेसन में हमने बताया था कि जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। छठवां पॉइंट है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। अभी ये नाम नहीं सुना आपने, पहली बार सुन रहे हैं व्यतिकरण, लेकिन इस लेसन के बाद व्यतिकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपका ये लेसन समाप्त होगा तो नेक्स्ट लेसन आपका व्यतिकरण ही है, इंटरफेरेंस, तब आपको हम पढ़ाएंगे व्यतिकरण के बारे में डिटेल से। अभी थोड़ा सा सुन लो कि जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही माध्यम में, ठीक है, एक स्थान से होकर गुजरते हैं तो उनकी तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो जाता है और कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रताएं बहुत अधिक होती हैं और कुछ स्थानों पर बहुत कम। मतलब कुछ स्थानों पर बहुत अधिक प्रकाश आ जाता है और कुछ स्थानों पर अंधेरा हो जाता है। जहां प्रकाश आ जाता है उन्हें हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर अंधेरा पाया जाता है उसे क्या कहते हो बच्चा लोग? उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। बात समझ में आ रही कि नहीं? 7वां नंबर है, प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है, ये भी अभी नहीं सुनी हुआ। विवर्तन कहाँ मिलेगा बेटा? आपको व्यतिकरण के बाद। विवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी संकीर्ण छिद्र से, किसी पतले छिद्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है कि जो उसके कण होते हैं वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए तो प्रकाश किसी महीन छिद्र से होकर गुजरे तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। कि प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को क्या कहते हो भाई? क्या कहते हो? विवर्तन कहते हो। ठीक है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। इसके बाद है आपका 8वां नंबर, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ठीक है, ध्रुवण का मतलब होता है जब प्रकाश, एक पदार्थ होता है टूरमैलीन नामक पदार्थ जो कि हल्का मानते भारी, दो क्रिस्टलों से गुजरता है तो दूसरे क्रिस्टल को घुमाने पर उसमें से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं भाई? ध्रुवण कहते हैं। समझ रहे हैं बात? इस घटना को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। फिर प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। 9वां नंबर है, प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब समझना है, जैसे मान लो अगर हम कोई धातु का टुकड़ा और धूप में रख दें, उस धातु के टुकड़े को कहाँ रख दें बच्चे लोग? धूप में रख दें। ये धातु का टुकड़ा है और इसमें प्रकाश पड़ने लगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें खलबली मचने लगती है, वो भागने लगते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन, या इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा अभी नया लेक्चर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आप ध्यान दें, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये लाइन से लेसन है। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, और इन तथ्यों को समझाने के लिए प्रकाश की प्रकृति के संबंध में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इसमें एक न्यूटन का कण का सिद्धांत भी शामिल है और एक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी शामिल है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? प्रकाश की प्रकृति क्लियर हुई? नोट कर लें जल्दी से। तरंगाग्र क्या होता है? बहुत बढ़िया बात है तरंगाग्र। ठीक है, थोड़ा सा पता भी होता है, ध्यान दें, घबराएं नहीं। तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव फ्रंट।
क्या होता है, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, यदि हम माध्यम में कोई पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। अब तरंगाग्र का और डीपली बताते हैं, थोड़ा सा सुनना है, केवल डेफिनेशन तरंगाग्र की लिखने को आए तो यही लिखना है, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, उससे क्या कहोगे, तरंगाग्र कहोगे। तो समान माध्यम में, समान माध्यम का मतलब होता है होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम मतलब अगर कांच है, क्राउन कांच है तो सभी क्राउन कांच है, फ्लिंट कांच है तो सभी फ्लिंट कांच है, प्लास्टिक है तो सभी प्लास्टिक है। समझ रहे हैं बात, एक ही माध्यम, तो समान माध्यम में किसी तरंग का तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अभी हम बता रहे हैं कैसे लंबवत होता है। देखो ये आपके क्या है, समान मात्रा में। ठीक है, सभी हमने एक सी ही प्लेटें कर दी कांच की। ये ठीक है, अब समान माध्यम से जब कोई तरंग इस तरह से चलती है ऐसे, ये क्या है, लंबवत। भाई लंबवत कैसे, अब ये जो प्लेट है वो इस तरह से है और तरंग जा रही है ऐसे, तो आप देख रहे हो कि ये कैसा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये लंबवत इस तरह से गुजरते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन तरंगाग्रों को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहोगे, ये हुए, ये हुए, या ये हुए, या ये हुए, ये सब क्या कहलाएंगे, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, बात समझ में आ रही। तो देखो समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, किसके दिशा के, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जैसे ये तरंग है, तरंग के संचरण की दिशा के देखो तरंगाग्र ये बने हुए हैं, तो ये कैसे स्थित है, लंबवत स्थित है। अतः तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई स्पर्श रेखा तरंग के संचरण की दिशा, देखो ये इस तरह से तरंग चल रही है, ये तरंग की क्या दिखा रही है, संचरण की दिशा। संचरण का मतलब तरंग के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है और इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, फिर भी सुन ले, अगर थोड़ा बहुत याद रहता है तो अच्छी बात है। अब तरंगाग्र जो होता है जरूरी नहीं है कि समतल ही, तरंगाग्र बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक दो एग्जाम्पल, गोली भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, समतल भी हो सकता है। तो तरंगाग्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यदि तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित हो रही है, तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा, एक अकेली दिशा का मतलब सभी तरंगें क्या एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में संचरित हो रही है, तो किसी भी क्षण इस दिशा के लंबवत, किसी भी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे। इस दशा में तरंगाग्र समतल होगा। कैसा होगा, जब हमारी जो तरंगें हैं वो सब एक माध्यम में एक ही दिशा में जा रही है, देखिए ये इस तरह से जा रही है, तो इस क्षण खींचा गया तरंगाग्र जो होगा वो कैसा होगा, समतल। तो ये जो जब पहले किरणें मिलाएंगी तो इनकी किरणों के स्पर्श बिंदु मिलाएंगे तो समतल। अगर यही ऐसे जा रही हो
और इनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाते हैं। इस तरह से, है ना, बात समझ में आ रही। और यहाँ पे कोई सूर्य प्रकाश हो सकता होगा। इस तरह से किरणें चल रही है। ठीक है, ये कोई सूर्य प्रकाश हो सकता है। तो अब आप देख लो तरंगे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। ये किस तरह का तरंगाग्र बना रहा है? गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब अगर एक बिंदु से स्रोत से उत्पन्न हो रहे हैं तरंगे, एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही है, जैसे ये बिंदु स्रोत रख दिया, यहां से तरंगे उत्पन्न हो रही है और इसके चारों ओर हम क्या मान लें कि हमने गोला खींच लिया। जैसे ये तरंग का एक छोटा सा बिंदु स्रोत रख दिया, तो ये सभी इसमें क्या होंगी? एक साथ ही पहुंचेंगी इस तरह से। ये जितनी भी तरंगे होंगी तो ये क्या होंगी? त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं समान होती हैं, यानी तरंगों के द्वारा चली गई दूरियां समान होंगी, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे कि एक साथ ही पहुंचेंगी। ठीक है, तो समाध्यम पर समान कलाम कंपन कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि स्रोत से चलने वाला विक्षोभ इन सभी कणों पर एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, इस दशा में तरंगाग्र कैसा होगा बेटा? गोलीय तरंगाग्र होगा। इस तरंगाग्र को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय। तो बात समझ आई तरंगाग्र की। ठीक है, अब देखिए बेटा आपके सामने है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। क्या है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत? पे तो दिया किसने होगा ये बताओ? दिया हाइगेन्स ने होगा। तो हाइगेन्स जो थे ये हॉलैंड निवासी थे। 1678 में इन्होंने एक तरंग सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग क्या कहने लगे? हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। ठीक, ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे और 1678 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने बताया था, क्या बताया था? प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगे जो होती हैं क्या करती हैं? प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक, तरंगे जो होती हैं वो क्या करती हैं? अब मान लो यहाँ बल्ब जल रहा है, अरे बल्ब बड़ा अजीब गरीब बनी ये मान लो बल्ब है, मान लो थोड़ा सा। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट को समझ लो, ये बल्ब लगा है 100 वाट का या कुछ भी। अब यहाँ पे हमने इसमें बल्ब जला। ठीक है, बल्ब जब जला तो जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ये बताऊंगा। इस तरह से तरंगे जो निकल रही हैं सभी दिशाओं में समान चाल से आएंगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ भगे तेजी से यहाँ जाए बिल्कुल मरे भगे, तो वो सभी दिशाओं में जो तरंग होगी। तो यही हाइगेन्स ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगे स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से एक समान चाल से गति करने लगती है या चलने लगती है। ठीक है, और जो तरंगे होती हैं तरंगों को भी चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा में चल रही है, पानी में चल रही है, कहाँ चल रही है? तो तरंगों के चलने के एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेन्स जी ने क्या किया कि एक सर्वव्यापी माध्यम, सर्वव्यापी का मतलब जो सबका भला करता है, सर्वव्यापी माध्यम ईथर। केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा ईथर की कल्पना की। कल्पना क्या की? मतलब इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर एक तत्व मान लिया। ये जो तत्व होता है ये भारहीन होता है। कैसा होता है? ये तत्व ईथर भारहीन होता है और
इसमें क्या होते हैं, प्रकाश के सभी गुण विद्यमान होते हैं, प्रकाश तरंगों के चलने वाले सभी गुण विद्यमान होते हैं ईथर में। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और ये कैसा होता है, भारहीन है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इसको किसी भी पदार्थ में वो चले जाओ चला जाएगा ईथर, ठीक है। तो इन्होंने इस माध्यम को माना, इसमें प्रकाश तरंग संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण पाए जाते हैं। प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और यह माना गया कि जो ईथर है इसका घनत्व बहुत कम होता है, भारहीन है, भारहीन है तो घनत्व बहुत कम हो गया। भारहीन का मतलब घनत्व कम और वजनदार घनत्व ज्यादा, ठीक है। जैसे पारे का घनत्व होता है 13.6, पारे का घनत्व कितना होता है 13.6 × 10⁻3। उसी जगह जल, इसका घनत्व होता है × 10⁻3। तो लगभग कितने गुना भारी है, 13.6 गुना। जल हल्का है, हल्के लोगों का घनत्व भी हल्का, ये बात हमेशा याद रखना, जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ईथर घनत्व इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगें चलती हैं और जब ये तरंगें आपकी रेटिना पर मिलती हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगें, विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगें भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती है। अब मान लो लाल है तो उसकी तरंग कुछ और लंबाई की, हरी है कुछ और लंबाई की, पीली है तो सभी भिन्न भिन्न रंगों की तरंगों के लिए सभी को अलग अलग लंबाइयां क्या होती हैं, अलग अलग। तो बात समझ में आई बेटा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। फिर ये आपका आता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसके बाद बात करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। हाँ, तो भाई एक बात करते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है। तो हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत था। और इसके लिए इन्होंने एक बात नहीं बताई, कई सारी बातें बता दी। तो कौन कौन सी बातें बता दी, सुन लो। नंबर 1 इन्होंने बताया, क्या बताया कि जब किसी माध्यम, नंबर 1 इन्होंने बताया कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग के स्रोत से, जब किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से तरंगिकाएं निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित, देखो थोड़ा सा बात समझो, मान लो ये स्रोत है, यहां से तरंगिकाएं निकली तो स्रोत के चारों ओर क्या करेंगे, उजेला करेंगे, रोशनी देंगे। भाई मान लो बल्ब जला के इस तरह से पूरी रोशनी होगी तो होना बन गया, ठीक। चलो अब सुनो मेरी बात कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में, ठीक है, कंपन की समान कला में होते हैं, उन्हें हम तरंगाग्र कहते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, बिंदुवत मतलब इस तरह से, तो तरंगाग्र कैसा होगा, हमने बताया था जब बिंदु स्रोत रख देते हैं तो तरंगाग्र बेटा कैसा बनता है, गोलीय होता है, ठीक है। और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर लगभग समतल हो जाए। मान लो जैसे ये स्रोत रखा है, थोड़े दूर पे गोली दिख रहा है, हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ तो प्रकाश ऐसे ही आता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा। कमरे में बल्ब जलाओ, बंद कमरे में कैसा दिखता है, चारों ओर तो प्रकाश फैलता है, यानी लगभग उस जगह तरंगाग्र कैसा हो गया, समतल। बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र क्या हो जाता है, समतल। तो बात समझ में आई। अगर तरंग स्रोत बिंदुवत है और स्थित तरंगिकाएं निकल रही हैं तो क्या होता है कि इसके स्थित चारों ओर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, ठीक है। सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं और बहुत अधिक दूरी पर जाती है, लगभग कैसे हो जाते हैं,
समांतर अगर तरंग स्रोत बिंदुवत है तो ये तरंगाग्र गोलीय होगा और बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र समतल प्रतीत होगा। ये एक पहली बात बताएंगे। दूसरी बात क्या बताएंगे, सुनो। तो दूसरी बात में कहा तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। पिक्चर देखी होगी वो आपने, जय हो। जय हो में सलमान खान बोले, क्या कहा सलमान खान ने? थैंक यू ना बोलो, 3 लोगों की हेल्प करो और उनसे कहो कि वो अगले 3 की हेल्प करें। ठीक है, वो अगले 3 की हेल्प करें, एक एक चैन बनाओ। यही बात तो है। तो बस यही बात इन्होंने भी कही थी हाइगेन से। क्या कही थी कि मान लो अगर किसी तरंग स्रोत से तरंगिकाएं निकल रही है, किसी तरंग स्रोत से तरंगिकाएं निकल रही है, तो वो आगे जो तरंगिकाओं से मिलेंगी तो उनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी और इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने कहा था कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और उनसे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं इन्हें कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। उड़ाने वाला वेवलेट नहीं, ठीक है, इनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये माध्यम में किस तरह से बढ़ती हैं, जिस स्पीड से प्राथमिक तरंग चल रही थी उसी स्पीड से द्वितीयक तरंगिकाएं भी चलती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। मानो ये एक बंद कमरा है, ठीक है, और यहाँ पे खिड़की लगी हुई है। इस जगह पे आपकी खिड़की है। इस कमरे में यहाँ पे एक बल्ब चल रहा है। इस बल्ब से प्रकाश आया इस खिड़की के माध्यम से बगल वाले कमरे में आ। क्यों आ गया? बगल वाले कमरे में क्यों आ गया? इन द्वितीयक तरंगिकाओं का प्रकाश यहीं सीमित हो जाना चाहिए। और अगर मान लो इस कमरे में प्रकाश और फिर दूसरे कमरे में खिड़की लगी तो फिर से प्रकाश क्या होगा, इधर से चल के इधर बाहर आना। ठीक है, तो माध्यम में इस तरह से याद रख सकते हो। तो याद करने के लिए थोड़ा बहुत तो समझना जरूरी है। तो ये बात की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। अब तो इसका थोड़ा सा हम आपको फिगर से समझा। फिगर से कैसे? एक पॉइंट इन्होंने और बताया, पहले वो सुन लीजिए। क्या बताया था कि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुलोप किया जाए। अनुलोप का मतलब, अनुलोप किया जाए, अनुलोप का मतलब होता है इनकी स्पर्श बिंदु पर रेखाएं खींचना। स्पर्श बिंदु पर रेखाएं खींचना, इसे हम लोग कहते हैं अनुलोप कहते हैं। ठीक है, तो अनुलोप किया जाए तो उन्हें स्पर्श करते हुए या पृष्ठ खींचें तो उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति हमको प्राप्त हो जाए। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई तरंगिकाओं का, द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुलोप किया जाए तो उससे क्या होगा, हमें नए तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होगी। मान लीजिए कि ऐसे कोई बिंदु स्रोत है और ए भी कोई हमारा तरंगाग्र, या कोई ए भी कोई पृष्ठ था, सॉरी तरंगाग्र नहीं, ऐसे बिंदु स्रोत है और ए भी कोई पृष्ठ है। ऐसे प्रकाश चलकर ए बी पर आया। अब मान लो कि प्रकाश चल के आया वो बी चाल से चल रहा है। किस चाल से चल रहा है? बी चाल से चल रहा है हमारा प्रकाश। अब बी चाल से चलते हुए यहाँ तक पहुंचा, मान लो कि टी समयांतराल पश्चात, स्मॉल टी समय पश्चात हमें ज्ञात करना है। अब कंडीशन क्या है? तो देखो बी चाल से चल रहा है तो टी समय बाद कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो दूरी कितनी तय कर पाएगा? बीटी। अब इस पृष्ठ AB पर हमने 1 2 3 4 5 6 बिंदु लिए। इस पर बीटी को हमने क्या मान लिया? त्रिज्या। क्योंकि जब प्रकाश किसी पृष्ठ पे पड़ता है तो सभी दिशाओं में समान चाल से चलता है, किसी एक दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में, यानी पूरी चारों तरफ।
तो हमने इसमें क्या किया, उनके गोले खींच दिए त्रिज्या के, बीटी त्रिज्याओं के गोले खींचे। अब जब गोले खींच लिए तो इनके जो स्पर्श बिंदु थे इन्हें मिलाने पे हमको क्या मिला, तरंगाग्र की नई स्थिति a डैश b डैश मिली। अब चूंकि गोले इस साइड भी है तो a डबल डैश b डबल डैश भी कंडीशन मिली, लेकिन जो तरंग सिद्धांत का नियम है वो पीछे का नहीं मानता है, वो नया मानता है। तो नया क्या होगा, a डैश b डैश। और एक बात अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाएगा। देखो अब ये थोड़ी दूरी की बात थी, अब बहुत अधिक दूरी होगी तो तरंगाग्र हमें कैसा दिखेगा, समतल दिखेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। और वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण। जैसे मान लो ये ऐसे चल रही है, ऐसे, फिर ये आगे बढ़ा, अब देखो कुछ देर बाद ये ऐसे दिखेगा, तो ये हम क्या कहेंगे, इनको किरण ही तो कहते हैं। ये तो बहुत छोटे से पढ़ लो कि तीर के चिन्ह से रेखा हो उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो जब तरंगाग्र बहुत क्या होता है कि वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और समान माध्यम में किरणें सदैव कैसी होती है बेटा, तरंगाग्र के लंबवत होती है। किस माध्यम में, समान माध्यम में किरणें सदैव, समान माध्यम में किरणें सदैव लंबवत, तरंग के लंबवत। तो बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, बताइए कोई दिक्कत की नहीं? दिक्कत तो बहुत होगी आज के लेसन में। चलो उसको सुनो एक दो बार, थोड़ी सी थ्योरिटिकल लेसन है और थ्योरी भी तब भी। तो जब आप एक दो बार सुनेंगे, आपके पास बुक हो कोई भी राइटर की हो, थ्योरी तो सभी में लिखी होती है और सभी के में मैटर अलग अलग दिया होता है, तो आप बुक से पढ़ें। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल में चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो डेरिवेशन भी बकाया है। अब देखो बेटा, अगर कोई सक्सेस हो रहा है, कोई के पीछे सफलताएं हैं तो कुछ ना कुछ विफलताएं भी होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें विफलताएं भी होंगी। तो सफलताएं और विफलताएं क्या क्या है इसमें हम बात करें आपसे कि सफलताएं क्या मिली और विफलताएं क्या मिली। तो सफलताएं ये मिली कि सिद्धांत से परावर्तन अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सके। किस सिद्धांत से, हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सके। अभी प्रूव करेंगे। और प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की भी व्याख्या की। किस सिद्धांत से, हाइगेन्स के सिद्धांत से। अब देखो, परावर्तन की व्याख्या कर ली, अपवर्तन कर ली, व्यतिकरण कर ली और विवर्तन कर ली। ये सफलताएं होंगी। और विफलताएं क्या है, बचा क्या? विवर्तन के बाद क्या बताया था, सबसे पहली चीज समझाई, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकती है। इस सिद्धांत में क्या हुआ है विफलताओं में कि प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया, और अनुदैर्घ्य माना गया तो जिसके कारण ये क्या, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। बाद में प्रकाश को क्या किया, अनुप्रस्थ माना गया और तब उसकी व्याख्या की गई। आपने पढ़ी है कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो यहाँ पे क्या, पहले प्रकाश को क्या मान लिया था, अनुदैर्घ्य मान लिया था, उसकी व्याख्या नहीं हुई। फिर प्रकाश के ध्रुवण की जब व्याख्या नहीं हुई तो उसको क्या माना, अनुप्रस्थ माना, फिर उसकी व्याख्या हुई। इसी प्रकार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी यहाँ व्याख्या नहीं हो सकी। ठीक है, और माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को गलत माना। माइकलसन मोर्ले ने क्या कहा कि यहाँ जो इन्होंने काल्पनिक माध्यम ईथर माना है वो आपका गलत है। ठीक, तो इतनी बात थी आपकी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा इसमें नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, प्रकाशीय पथ और तरंगदैर्घ्य का प्रभाव। ठीक है, जो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। इसके बाद अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करने। आप इतना तैयार करिए, आज इतना पढ़िए, अच्छी चीज़ है ये, मज़ा आएगा पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।